गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हमने बात की थी मानव अधिकारों के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, और आज हम बात करेंगे मानव अधिकारों का वर्गीकरण, यानी मानव अधिकारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मानव अधिकार 3 भागों में विभाजित हैं: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। अगेन वैधानिक अधिकारों को 5 भागों में विभाजित किया गया है: मूलभूत अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। सबसे पहले हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को मानव होने की वजह से जन्म से ही प्रकृति प्रदत्त होते हैं, अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए होते हैं। इन अधिकारों का राज्य के नियमों एवं कानूनों द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तथा इनके उल्लंघन होने पर भी वैधानिक रूप से दंडनीय नहीं दिए जाते हैं। यानी यदि इनका उल्लंघन होता भी है तो कोई भी जो दंड है सरकार के द्वारा वो नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है नैतिक अधिकार। ये अधिकार मानव के आध्यात्मिक विचारों एवं चेतना पर आधारित होते हैं। इनके निर्धारण पर किसी वैधानिक सत्ता यानी कि जो हमारी कानूनी रूप से जो सत्ता है, सरकार है, उसका हस्तक्षेप नहीं होता है। ये हमें नैतिक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि अपने जो बच्चे हैं उनको बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए। एक टीचर जो है उसको बच्चों से मान सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है व्यक्ति की जो अंतरात्मा है उस पर आधारित होते हैं। ये अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सहयोग की भावना को जागृत करते हैं, क्योंकि हम जब जो कुछ घर में देखते हैं वही हम या घर में देखते हैं, समाज में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, उन्हीं सब को हम सीखते हैं। और ये व्यक्ति में सहयोग की भावना को जागृत करती है और व्यक्ति को व्यक्ति होने का आभास कराती है कि हम व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो हमको ये सब बातों का पालन करना चाहिए। नैतिक अधिकारों के अनुसरण में व्यक्ति के परिवार, समाज, राज्य, पर्यावरण, परिस्थिति एवं समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो कानून द्वारा संविधान में संरक्षण से प्राप्त होते हैं। यानी कि संविधान के द्वारा हमको जो अधिकार दिए गए हैं वो होते हैं वैधानिक अधिकार। जैसे हमारे संविधान में व्यक्तिगत सुविधाओं हेतु जीवन एवं संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। वैधानिक अधिकार के निर्माण के लिए सत्ताधारिता एवं कानून की मान्यता आवश्यक होती है। आगे हम इन्हीं वैधानिक अधिकारों को 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें पहला है मूलभूत अधिकार। जनता को मूलभूत अधिकार भारत, जापान, यूएसए, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस और अन्य राज्यों से प्राप्त है। अन्य राज्यों में प्राप्त हैं। जिस तरह से भारत में है उसी तरह से दूसरे राज्यों में भी प्राप्त हैं। इन अधिकारों के न होने पर व्यक्ति का विकास असंभव हो जाता है, क्योंकि जो मानव अधिकार हैं उनकी अवधारणा जो ली गई है वही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ली गई है। लोकतांत्रिक देश के उत्तम शासन में संविधान के माध्यम से इन्हें सक्षम व व्यापक बनाया जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान में जनता को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का आधार स्तंभ होते हैं। यानी इन्हीं के आधार पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो संभव हो पाता है। इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। नागरिक अधिकार व्यक्ति को मानवता की पहचान कराते हैं। सभी सभ्य समाजों के नागरिकों को कुछ नागरिक अधिकार दिए जाते हैं। इनमें जीवन की रक्षा का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र भ्रमण,
संपत्ति का अधिकार, जिसको कि अभी हमारे संविधान में संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। भाषण और प्रकाशन का अधिकार, सभा और सम्मेलन का अधिकार आदि जो अधिकार हैं वो सब दिए जाते हैं। समाज में मानव को इन आवश्यक मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रयोग का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब ये राज्य के कानून द्वारा मान्य और संरक्षित होते हैं। यानी एक तो ये है कि हमको संविधान द्वारा तो प्रदान किए ही गए हैं, लेकिन जो राज्य हमारे देश में जो राज्य बने हुए हैं उनके द्वारा भी इनको मान्यता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव का लोकतांत्रिक राज्य की राजनीति में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाने हेतु दिए जाते हैं। यानी कि आज हमको अधिकार है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं और सत्ता में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार है हमको जो सरकार के द्वारा दिया गया है, ये हमारा राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा केवल नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं, मतलब उन्हीं को प्रदान किए जाते हैं जिनके पास हमारे देश की नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि राज्य किसी भी आंतरिक तथा विदेशियों को अपनी प्रभुसत्ता के प्रयोग में भागीदार नहीं बनाना चाहता। इसीलिए भारत में वयस्क मताधिकार के माध्यम से राज्य के संविधान तथा कानून के द्वारा राष्ट्र की सरकार के साथ व्यक्तियों को साझेदार बनाता है। यानी हम जब वोट देते हैं तो ये हमारा कानून राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार अनेक प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मतदान, व्यक्तियों को मतदान के माध्यम से राजनीतिक जो निर्वाचित करने का जो प्रतिनिधि है उनको निर्वाचित करने का अधिकार, सार्वजनिक कोई भी पद ग्रहण कर सकते हो आप, और जैसे कि आप वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ सकते हो, एमएलए के लिए लड़ सकते हो, एमपी के लिए लड़ सकते हो। इसी तरह से ये जो अधिकार है, यानी किसी भी तरह से यदि हम सत्ता में साथ भागीदारी निभाते हैं तो वो हमारा राजनीतिक अधिकार है। अगला है आर्थिक अधिकार। व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए ऐसे आर्थिक अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है, आर्थिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती जिसके बिना वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं व्यक्ति की? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी इनको 3 चीज़ों को मूलभूत आवश्यकताओं में रखा गया है कि इनके बिना व्यक्ति का जीवन निर्वाह करना मुश्किल है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को आर्थिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में कार्य करने का अधिकार, व्यवसाय चुनने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में काम करने का अधिकार, सीमित समय तक ही काम करने का अधिकार। यानी ऐसा नहीं है कि हमको अनिश्चित काल तक सरकार हमसे, या यदि हम किसी भी फील्ड में हैं तो कोई हमसे अनिश्चित काल तक कार्य नहीं करवा सकता जब तक कि हमारी खुद की इच्छा ना हो। योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। जैसी आपकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, आप में टैलेंट है, उसके हिसाब से आप अपनी इच्छा से अपना अधिकार रोजगार चुन सकते हो। निजी संपत्ति रखने, लेकिन निजी संपत्ति जो है वो एक कानूनी दायरे में होनी चाहिए और उसके बाद हमको टैक्स देना होता है। एवं विस्तार करने का अधिकार आदि सम्मिलित है। तो निजी जो संपत्ति का अधिकार है, आज उसको हम मौलिक अधिकारों से संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार की में यदि हम संपत्ति को अधिकार को रखेंगे तो होगा क्या कि व्यक्ति जो है वो बिना सरकार को टैक्स दिए हुए या कर दिए हुए, और दूसरे जो जिसको हम 2 नंबर बोलते हैं, यानी कि गलत तरीके से जो धन कमाया जाता है उसको भी रखेगा और उसको अपने मौलिक अधिकारों की बात करके, और जो है जो हमारा समाज है या राज्य है उसमें बहुत ज़्यादा अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, वैज्ञानिक प्रगति का लाभ लेने, साहित्यिक रचना के रचनाकार को उसका लाभ लेने का अधिकार आदि हैं। यानी ये अधिकार जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार में आते हैं। इसमें संगीत,
कला, भाषण देना, वाद विवाद में भाग लेना, अपनी संस्कृति का पालन करना, दूसरी संस्कृति को अपनाना, उचित जीवन स्तर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार आदि उल्लेखनीय हैं। सामाजिक अधिकारों में जीवन और सुरक्षा का अधिकार, परिवार का अधिकार, कार्य का अधिकार, समझौते का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का, स्वतंत्रता एवं घूमने का, संघ बनाने का, समानता का, शिक्षा का आदि अधिकार सम्मिलित किए जाते हैं। तो हमने आज देखा कि किस तरह से जो मौलिक अधिकार हैं या मानव अधिकार हैं उनको विभाजित किया गया है। इनको विभाजित ऐसे तो विभाजित करने के माध्यम से हम इनको उनका वर्गीकरण कर सकते हैं और इनको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।